ग्रंथ में चार राहु के विषय में वर्णना प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जिस अध्याय का विषय है उसमें 6 षड़भाव के विषय में चर्चा हुआ है, जिसमें राहु है, केतु है, तारा है, दिग्दाह है, पांशु है, वर्षा है, भूकंप है। ऐसे षड़भाव विकार के बारे में संगीता शास्त्र में जो उल्लेख मिलता है उसके बारे में इस अध्याय में संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चाएं की गई हैं। पर उसमें से जो मुख्य विषय है, जो मुझे बोलने की विषय मिला है, वो है राहु के ऊपर। तो राहु इस शास्त्र में, इस कादम्बिनी ग्रंथ में 4 प्रकार के राहु के बारे में चर्चाएं मिलती है, जो वर्णना किया गया है इस शास्त्र में। उसमें से मुझे 4 राहु में से मुझे 2 राहु के बारे में व्याख्यान देने की बोला गया है। जैसे एक है नाग राहु, दूसरा है पात राहु। तो 4 राहु में एक है कील राहु, एक है शोरबानु राहु, तीसरा है नाग राहु और चौथा है पात राहु। तो सबसे पहले हम जो नाग और पात के बारे में गुरुजी ने बताया कि नाग कैसे भ्रमण करते हैं, जो शास्त्र में बताया जाता है, जैसे संगीता शास्त्र खासकर कादम्बिनी ग्रंथ में बताया गया है, जहां ग्रह गति करते हैं उसको नाग का संज्ञा दिया गया है इस शास्त्र के। एन एन कथा खेटा एन एन यथा खेटा गच्छन्त प्रतिभान्ति ते स्वपंथा नाग इत्युक्ते। उस पंथा को नाग बोलते हैं जहां जहां ग्रह गति करते हैं। पर सिद्धांत शास्त्र के अगर हम चलेंगे तो वहां पे भी ग्रहों का जो मार्ग है उसको विमंडल वृत्त के नाम से बताया गया है। चंद्रादि जितने भी ग्रह है वो विमंडल वृत्त में भ्रमण करते हैं, और सूर्य का जो भ्रमण मार्ग है उसे क्रांति वृत्त कहा गया है। और इसमें भी यह है क्रांति वृत्त को कैसे बनाना है, कहाँ उसका पृष्ठ केंद्र होगा। जैसे कदम्ब स्थान से हम क्रांति वृत्त को निर्माण करते हैं नवत्यंश व्यासार्ध में, और विमंडल वृत्त विकदम को अपना पुष्ट केंद्र मानते हुए, जैसे ग्रहों का सर होते हैं, सभी ग्रहों का सर होते हैं, उस सर को निर्धारित करते हुए ग्रहों का विकदम्ब निर्माण किया जाता है। और सभी ग्रह चंद्रादि इतने भी ग्रह है वो विकदम्ब में विमंडल वृत्त में भ्रमण करते हैं। और शास्त्र में यही बताया जाता है क्रांति वृत्त और विमंडल वृत्त का जो 2 संपात है उसको हम पात कहते हैं। एक पात को राहु संज्ञा दी जाती है और दूसरे पात को केतु की संज्ञा दी जाती है। और राहु और केतु ये दोनों जो संपात है ग्रह उसके उत्तर में और दक्षिण में भ्रमण करते रहते हैं। यही चर्चा संहिता शास्त्र में भी, मतलब कादम्बिनी ग्रंथ में भी वर्णना प्राप्त हुआ है। पातः सर्वे राहु संज्ञक, राहु संज्ञक पातः सर्वे जो पात है वो सब राहु संज्ञक है, परंतु उसको 2 विभाजन किया गया है। एक है एक राहु और दूसरे को केतु संज्ञा दिया गया है। और एक दूसरे राहु और केतु एक दूसरे के संपूर्ण विपरीत रहते हैं संपात में, और उत्तर में और दक्षिण में सारे ग्रह उसके विचरण करते हैं, जो यहाँ वर्णना की गई है शास्त्र में। और उसमें और क्या बताया गया है कि जितने ग्रह है उतने ही नाग है, मतलब जितने ग्रह रहेंगे आकाश में नभ में उतने ही नाग रहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह के पथ को ही नाग का संज्ञा दी गई है, मतलब जितने ग्रह रहेंगे उनका मार्ग रहेगा। इस कारण से वो यहाँ बताया गया है कि जितने भी ग्रह रहते हैं आकाश में और ग्रहों का जो पथ रहता है तो उसके कारण उसको जितने ग्रह है उतने ही नाग है, ऐसा वर्णना संगीता शास्त्र में बताया गया कादम्बिनी ग्रंथ में। पर उसमें मुख्य रूप से 8 को वो ले लिए हैं, जैसे अष्टकुल नाग के रूप में जो हमारे पुराण इत्यादि में वर्णना होता है उसको हिसाब से भी हम जो प्रचलित है 8 नाग है, अष्टकुल नाग है, तो उसमें से 8 प्रसिद्ध है ऐसे बोल के वो 8 का नाम ले लिए हैं। पर उसमें और भी चीजें आगे जो सार बताए हैं कि जो भ्रमण करते रहते हैं ग्रह अपना नाग पे, मतलब अपने वृत्त पे, अपने विमंडल पे या नाग पे, उसमें भ्रमण करते समय उनमें से परस्पर में क्या होता है, संपात होता रहता है। उस संपात से ऊपर और नीचे संपात होते रहते हैं। तो संपात कितने होते हैं? संपूर्ण रूप से 21 संपात होते हैं, ऐसा कादम्बिनी ग्रंथ में बताया गया है, ऐसा वर्णना
प्राप्त होता है। और उसके आगे जाते हुए वो ग्रहों की पात स्थान के बारे में, जो राहु और केतु के नाम पे संपूर्ण रूप से शास्त्र में बताया गया है कि राहु क्या है और केतु क्या है, तो उसके आगे वो वर्णना करते हुए जा रहे हैं ग्रहण के विषय में। जैसे ग्रहण के विषय में हम जानते हैं संपूर्ण रूप से, जब सूर्य के समीप कोई ग्रह आता है तो उसको हम ये बोलते हैं, ग्रह के जब सूर्य के अति निकटतर होता है तो अस्त हो जाते हैं ग्रह, और जब चंद्रमा के अति समीप होते हैं तो समागम होता है, और पंच तारा ग्रह अगर अति समीप होते हैं तो उनमें से युद्ध हो जाता है। हम ये सिद्धांत शास्त्र का भी विषय है, चार प्रकार के युद्ध होते हैं, वो भी वर्णना किया गया है। पर इसमें यह वर्णना किया गया है कि अगर वो पंच तारा ग्रह इन पातों के अति समीप होते हैं, राहु और केतु में अति समीप होते हैं, तो उनमें भी ग्रहण की संभावनाएं होती है। जैसे ग्रहण तो हर किसी में होंगे, सूर्य और चंद्रमा हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं, उस चंद्र ग्रहण को और सूर्य ग्रहण को हम मानते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जब सराभाव होता है, उत्तर दक्षिण सराभाव, पूर्व पश्चिम सराभाव, जब सराभाव होता है तब ग्रहण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे वर्णना किया गया है। पर पंच तारा ग्रहों के भी उनके साथ साथ ग्रहण होते हैं, पर वो प्रत्यक्ष रूप से हम दिख नहीं पाते, हमको दिखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम उसको प्रचलित में वो नहीं है, परंतु उसका प्रभाव है जो आगे शास्त्र में आगे बताया गया है इस कादम्बिनी ग्रंथ में, कि मंगल में जब ग्रहण लगता है तो क्या प्रभाव होता है, कहाँ कहाँ वो प्रभावित होते हैं, किस किस प्रदेश प्रभावित होता है, उस हिसाब से वो आगे संपूर्ण रूप से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं कादम्बिनी ग्रंथ में। ऐसा है, वो मुख्य रूप से यही 7 श्लोक मुझे बोलने के लिए दिया गया था, और वही 7 श्लोक योगेंद्र सर को भी दिया गया था बोलने के लिए। तो वो कुछ विषय मेरे जो बोलने वाले था मैं, गुरुजी आपने व्याख्यान में रख दिए हैं, तो वो सेम चीज को मैं दोबारा से रिपीट करना भी नहीं चाहता, इसलिए वो चीजें मैं थोड़ा स्किप किया हूं, क्योंकि गुरुजी वही चीजें अपना व्याख्यान में रख चुके हैं पहले से। तो उससे भिन्न जो मुझे कुछ बोलना था मैं उपस्थापन किया, जैसे सिद्धांत के तौर पे कि क्या है, क्या कैसे ग्रह गति करते हैं, विमंडल में कैसे गति करते हैं, सूर्य कैसे गति करता है, तो और वो जो नाग का मुख बताया गया है, हम उसमें अपने सिद्धांत में उसको बिंब के रूप में लेते हैं। ग्रह जहां होता है उसे ग्रह बिंब कहते हैं, और उस ग्रह बिंब को हम दूसरे जैसे क्रांति वृत्त में उसको ग्रह स्थान के रूप में ले लेते हैं। तो उसी के हिसाब से हम सर का और क्रांति का भी निर्णय करते हैं। ग्रह बिंब और ग्रह स्थान के भेद से हम क्रांति और सर और नाड़ी वृत्त भी उसमें बीच में आ जाता है, ये सबको लेकर हम ग्रह का सर और क्रांति इत्यादि का भी चर्चा है उसमें सिद्धांत शास्त्र में मिलता है। जो उसके आगे ग्रहों में पंच तारा ग्रहों का जब ग्रहण होता है, जिसमें बताया गया है कि जब पातों के समीप वो आ जाते हैं तो उनमें ग्रहण की संभावना आती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगते हैं पूर्णिमा में, पूर्णिमांत में और अमांत के समय में सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण की संभावनाएं और आती है जब सर के अभाव होता है तब। उसी हिसाब से जब मंगल आदि ग्रहों के भी वो समीप होते हैं पातों के, तो उस समय क्या होता है, ग्रहण की संभावनाएं होती है। मुख्य रूप से पात किसे कहा गया है, पात कहा गया है चंद्रमा का जो भ्रमण मार्ग है और सूर्य का जो भ्रमण मार्ग है, जिसे कादम्बिनी ग्रंथ में नाग के रूप में लिया गया है। जो चंद्रमा का भ्रमण मार्ग है वो चंद्रमा का नाग है, और जो सूर्य का भ्रमण मार्ग है वो सूर्य का नाग है। परंतु सिद्धांत शास्त्रों में जैसा वर्णना है, जो चंद्रमा जहां भ्रमण करता है उसे चंद्र विमंडल कहते हैं, और सूर्य जिस वृत्त में भ्रमण करता है उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। और क्रांति और विमंडल वृत्त का जो संपात होता है, जो दो संपात होता है, उसे हम पात कहते हैं। और उस पात के समीप जब मंगल आदि ग्रह अति निकटतर हो जाते हैं तो मंगल आदि ग्रहों का ग्रहण की संभावनाएं होती है, जिसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि अगर मंगल को ग्रहण की संभावना हो, मंगल में ग्रहण हो, तो अवंतिका प्रदेश जो उज्जैन है, उज्जैनी प्रदेश, कावेरी, नर्मदा और इनके किनारों में जितने भी देश है, कावेरी नदी के किनारों में, नर्मदा नदी के किनारों में जितने भी देश है, मतलब जितने भी शहर है, जितने भी राज्य है, और उसके सहित उज्जैन नगर जो है, उज्जैन शहर जो है, उसमें
देशों में पीड़ाएं होती है, मतलब कुछ कठिनाई हो सकती है, जैसे कुछ विपत्तियां आ सकती है, कुछ महामारी। हम क्योंकि हम संगीता शास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य हम पढ़ते हैं, संगीता शास्त्र में जो सामूहिक ग्रहों का जो सामूहिक फल का हम विचार करते हैं, जैसे बन्या वृष्टि हो गया, भूकंप हो गया, महामारी हो गई, अग्निकांड हो गया, जितना भी सामूहिक ग्रहों का एक समूहों के ऊपर जो फल होता है उसके बारे में हम सिद्धांत शास्त्र में वर्णना करते हैं। तो संगीता शास्त्र में वर्णन करते हैं। उस समूह में जब अवंतिका प्रदेश आ जाता है, कावेरी नदी के और नर्मदा नदी के जो तटवर्ती जितने भी राज्य है, जितने भी देश है, उसमें कुछ विपत्तियां, कुछ रोग, कुछ महामारी ऐसा आने की संभावना है, या कुछ भी अनिष्टकारक घटना घट सकती है, ऐसा वर्णना प्राप्त होता है आगे की कादम्बिनी में, आगे की श्लोकों में। और ऐसे ही बुध की जब ग्रहण की संभावना हो, तब गंगा, यमुना, मध्य प्रदेश, सरयू नदी के किनारे तटवर्ती जितने भी देश है, वहां ऐसा संभावना होता है। मुख्य तौर पे हम संगीता शास्त्र में कुछ विषय जो है, एक कुर्म चक्र है, कुर्म चक्र है। कुर्म चक्र में हम भारत देश का कुर्म चक्र बना सकते हैं, समग्र पृथ्वी का कुर्म चक्र बना सकते हैं। कुर्म चक्र में उत्तर दक्षिण उसका जैसे अंग है, उस मुख में, पैरों में, हृदय में सब देशों का बताया गया है, और उस देशों का प्रतिनिधि के रूप में कोई कोई ग्रह भी बताया गया है। और जब वो ग्रह का संहिता के रूप में गोचर में वो ग्रह पीड़ित होते हैं, उस प्रदेश में क्या होता है, हानि होता है। ऐसा संगीता शास्त्र में भी वर्णना प्राप्त होता है कि जब जो जो प्रदेश का अधिपति जो जो ग्रह है, जब वो गोचर में कुछ पीड़ित होते हैं, राहु के द्वारा, शनि के द्वारा, कोई भी ग्रह के द्वारा, केतु के द्वारा पीड़ित होते हैं, पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित होते हैं गोचर में, उस समय उस प्रदेश में कुछ हानिकारक स्थितियां उत्पन्न होती है। ये संगीता शास्त्र में वर्णना प्राप्त होती है। उसी हिसाब से ये भी संगीता शास्त्र का विषय में यही है कि जब ग्रह जिस जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब वो ग्रहण की समस्या होती है, ग्रहण की समय उपस्थित होती है, उन लोगों को ग्रहण लगते हैं, उस प्रदेश में क्या होता है, हानि होती है, उनको कष्ट सहना पड़ता है, कुछ असुविधाएं होती है। जैसे हम लोग जानते हैं, इस साल जब प्रारंभ हुआ उस समय ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी गोचर में, इसके कारण इस समय बहुत सारे या प्लेन क्रैश हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हमको पूरे विश्व में, भारत में दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि ये संगीता का विषय है। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए हम अगर आगे चलेंगे तो मंगल के बुध के बाद अगर बृहस्पति के हम देखेंगे, बृहस्पति अगर क्या होता है, ग्रहण लगता है बृहस्पति को, तो सिंधु तट में जितने भी देश होते हैं उनके हानिकारक स्थितियां उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। इसके आगे चलते हुए अगर शुक्र के बारे में बताने लगे, शुक्र में ग्रहण हो तो क्या फल है, तो कैकेयी याधेय शिव योजन आर्यवर्त देश इत्यादि में पीड़ा होता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। आगे जाते हुए शनि के बारे में बताया जाता है। जब शनि में ग्रहण लगता है तो आबू, अरावली प्रदेश इत्यादि, पुष्कर के आसपास, सौराष्ट्र, मरु प्रांत इत्यादि में, मतलब मरु प्रांत मतलब मारवाड़ देश जो जयपुर में है, मारवाड़ देश, तो वहां पीड़ित होने की संभावनाएं प्राप्त होती हैं, जो कि ग्रहण के बारे में, ग्रहण की विषय में कादम्बिनी ग्रंथ में पंडित विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी ने स्पष्ट रूप से निर्णय किए हैं। और वो ये शास्त्र संगीता शास्त्र में बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसको हम अध्ययन के रिसर्च कार्य में लगाते हुए आगे इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। पर इसमें अभी निरीक्षण की, समीक्षण की, अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है। ये करने के बाद ये ग्रंथ बहुत लोकोपकारी सिद्ध होगा।